नमस्कार। मैं डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, सहायकाचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महिला महाविद्यालय सादुलशहर से आज आपका फिर इस वीडियो में स्वागत है स्टूडेंट्स। और बीए पार्ट थर्ड के अंदर आज हम लोग पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स के बारे में। पीछे हमने मैक्स वेबर और इमाइल दुर्खीम के सिद्धांतों के ऊपर चर्चा की थी। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग कार्ल मार्क्स के द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के ऊपर बात करेंगे। लेकिन आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए हम लोग चलते हैं कार्ल मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत कार्ल मार्क्स का इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद यानी डायलेक्टिक मैटेरियलिज्म क्या है? द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की अवधारणा सभी सामाजिक विज्ञानों में महत्वपूर्ण रूप से अध्ययन करवाई जाती है। समाजशास्त्र में भी इसका महत्वपूर्ण स्थान है। मार्क्स का ये पद्धति शास्त्र जिसमें उन्होंने अपने सभी सिद्धांतों के ऊपर इसको लागू किया है, और द्वंद्ववाद की जो ये अवधारणा है कार्ल मार्क्स की, वो हीगल के सिद्धांत से उन्होंने ग्रहण की है। कार्ल मार्क्स का द्वंद्ववाद क्या है, डायलेक्टिक मैटेरियलिज्म क्या है? इसमें जो मैटेरियलिज्म है वो उसका मीनिंग है भौतिकवाद, और डायलेक्टिक वर्ड उसके मीनिंग के बारे में, उत्पत्ति के बारे में यदि हम बात करें तो डायलेक्टिस वर्ड से ये उत्पन्न आया है, वह है जो कि ग्रीक भाषा या लैटिन शब्द डायलेगो शब्द से निर्मित है। डायलेगो शब्द है, उसका अर्थ शाब्दिक रूप से वाद विवाद या तर्क वितर्क करना है। वाद विवाद या तर्क वितर्क के माध्यम से सत्य तक पहुंचने की प्रक्रिया ये कहा गया कि डायलेक्टिक या द्वंद्ववाद कहलाती है, जिसमें ये कहा गया कि वादी के द्वारा जो प्रस्तुत तर्क होते हैं उनको प्रतिवादी के द्वारा उसका विरोध किया जाता है, और वादी के द्वारा उसमें ये कहा गया कि उसका समाधान किया जाता है, और इस प्रक्रिया के माध्यम से एक जो सार हमें प्राप्त होता है वो संवाद के रूप में हमें दिखाई देता है। मार्क्स का द्वंद्ववाद पढ़ने से पहले हमें हीगल के द्वंद्ववाद के बारे में पढ़ना होगा कि हीगल का द्वंद्ववाद क्या है, क्योंकि मार्क्स के गुरु हीगल रहे हैं। हीगल ने फिलोसॉफी ऑफ राइट के अंदर इस द्वंद्ववाद के सिद्धांत को प्रस्तुत किया है। हीगल ने प्रकृति के विकास को समझाने के लिए फिलोसॉफी ऑफ राइट नामक बुक में दार्शनिक व्याख्या प्रस्तुत की, जिन्होंने एक अन्य विद्वान जिसको कि फायरबाख के नाम से जाना जाता है, उनके द्वंद्ववाद जो कि भौतिक वस्तुओं पर उन्होंने ये लागू किया था, उससे इसको ग्रहण किया है। मार्क्स ने दोनों विद्वानों हीगल और फायरबाख की पद्धतियों का समन्वय करके अपने सिद्धांत को प्रस्तुत किया है, ऐसा माना जाता है। हीगल का द्वंद्ववाद क्या है? हीगल का सिद्धांत द्वंद्ववाद का एक संकल्प पर आधारित है, जिसके अनुसार संकल्प मनुष्य में सनातन निरंतर सदैव बना रहता है। व्यक्ति का संकल्प जब तक स्वतंत्रता का रहता है
तो वह किसी की अधीनता को स्वीकार नहीं करता, और जब उसका संकल्प धन प्राप्त करने का होता है तो वह समूह या राज्य के नियंत्रण को स्वीकार करता है, अधीनता को स्वीकार करता है। इस स्थिति में नैतिकता, सामाजिक आचार, परिवार आदि इसी संकल्प की अभिव्यक्ति के रूप में दिखाई देते हैं। इस प्रकार से मनुष्य के लिए संकल्प अर्थात भावना अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसकी अभिव्यक्ति पदार्थों में भी दिखाई देती है। यदि किसी व्यवस्था या समाज में परिवर्तन आता है तो उससे पूर्व व्यक्ति के संकल्पों में परिवर्तन आता है, यानी संकल्प या विचारों में परिवर्तन उसके दिखाई देता है। तो हीगल ने इस प्रकार से अपना द्वंद्ववाद को विचारों के अंदर वाद, प्रतिवाद और संवाद के माध्यम से स्पष्ट करने का प्रयास किया। हीगल के द्वंद्ववाद की क्या विशेषता है, क्या लक्षण है, इसमें यदि हम बात करें तो हीगल का जो द्वंद्ववाद है वो विश्व को एक निरंतर प्रवाह मानता है, जो वाद, प्रतिवाद और संवाद के स्तर में होता है। हीगल के अनुसार संपूर्ण विश्व एक विकास की प्रक्रिया है जो निश्चित बिंदु की ओर गतिशील होती है। इसके फलस्वरूप मनुष्य एवं समाज का निरंतर विकास होता रहता है। ये विकास तार्किक प्रक्रिया वाद, प्रतिवाद, संवाद के स्तर में होता है। वाद, प्रतिवाद, संवाद की अवधारणा हीगल ने फिक्टे नामक विद्वान से ग्रहण की, और ये स्तर एक तरह से उन्होंने स्पष्ट किया कि पेच की गिरारियों की तरह टेढ़े मेढ़े, चक्करदार और सदैव ऊपर की ओर दिखाई देते हैं चलते हुए। जिस प्रकार से पेच की प्रत्येक गिरारी की एक कड़ी के विपरीत दूसरी कड़ी स्थित होती है, परंतु उससे ऊंचे स्थान पर स्थित होती है, उसी तरीके से कैसे विकास के जो ये स्तर हैं वो विचारों में वाद, प्रतिवाद और संवाद के स्तर में स्थित होते हैं। पहले विचारों में वाद दिखाई देता है जो एक अवस्था है, और उसका विरोध के फलस्वरूप उसके बिल्कुल अपोजिट प्रतिवाद उभर करके आता है, और दोनों का मिश्रण संवाद के रूप में इसमें, जिसमें वाद और प्रतिवाद दोनों का मिश्रण पाया जाता है, संवाद के रूप में स्थित हो जाता है। फिर यही संवाद कुछ समय बाद में वाद बन जाता है, फिर उसका प्रतिवाद और फिर उसका संवाद। तो ये गति लगातार अनवरत चलती है। हीगल ने बताया कि परिवर्तन की गति संघर्ष जो होता है उसके विरोधों पर निर्भर करती है। परिवर्तन किस गति से होगा? विरोधी तत्वों के बीच आंतरिक संघर्ष से विकास और गतिशीलता देखी जा सकती है। जिस प्रकार से चुंबक में दो विरोधी तत्व सदैव विद्यमान होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल, उसी प्रकार से विचारों में भी विरोधी तत्व सदैव विद्यमान रहते हैं, और विरोध जितना अधिक होगा विचारों में परिवर्तन की गति भी उतनी ही तीव्र होगी। तीसरा, हीगल ने बताया कि मात्रात्मक परिवर्तनों से गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। वाद प्रतिवाद में संघर्ष के फलस्वरूप उत्पन्न जो नई व्यवस्था है संवाद, उसकी मात्रा और गुण दोनों में बदलाव दिखाई देता है। अर्थात मात्रात्मक परिवर्तन होने के फलस्वरूप वाद और प्रतिवाद की मात्रा में जैसे जैसे बढ़ोतरी होती है, उनमें मात्रात्मक परिवर्तन होने के फलस्वरूप नई स्थिति जो संवाद पैदा होती, उत्पन्न होती है, उसमें गुणात्मक परिवर्तन भी अलग प्रकार के दिखाई देते हैं। और हीगल ने बताया कि विश्व का निर्माण विचारों से हुआ है। विचार ही वास्तविक जगत का निर्माण करते हैं, संपूर्ण विश्व को नियंत्रित करते हैं।
विचारों के विकास से विश्व का विकास हुआ है। विचार या आत्मा में अंतर विरोधी प्रवृत्ति होती है जिनमें सदैव संघर्ष होता है। आत्मा आदर्शों की प्राप्ति का प्रयास करती है और विरोधी प्रवृत्ति उसे आगे बढ़ने से रोकती है। ये संघर्ष निरंतर अनिश्चित काल तक चलता रहता है। संघर्ष का अंतिम बिंदु विचारों में साम्यवाद या विश्व आत्मा की प्राप्ति है। बाह्य विश्व आंतरिक विचारों का प्रतिबिंब होता है। इस प्रकार विचारों में संघर्ष ही द्वंद्ववादी प्रक्रिया के माध्यम से समाज और विश्व में, संसार में प्रगति लाते हैं, परिवर्तन लाते हैं। तो विचारों में परिवर्तन के आधार के ऊपर हीगल ने द्वंद्ववादी प्रक्रिया के माध्यम से वाद प्रतिवाद और संवाद के क्रम में सभी प्रकार के सामाजिक परिवर्तनों को स्पष्ट किया। तो ये हीगल के द्वंद्ववाद की प्रमुख विशेषताएं जिनके ऊपर आज हमने बात की। इसी के साथ आज का हमारा ये टॉपिक, अगले टॉपिक में हम कार्ल मार्क्स के द्वंद्ववाद की विशेषताओं और उसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।